हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है विशेष फिजिक्स के ऑनलाइन क्लास में। तो हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे अपने पास अपन जो पढ़ रहे थे लुईस की डी ब्रोगली परिकल्पना अपन ने पढ़ ली थी। उसका फॉर्मूला अपन ने डेरिवेशन कर लिया था। डेरिवेशन नहीं था, केवल फॉर्मूला था, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में पी। अब अपन देखते हैं कि उसके जो प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट थे, तो प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं तो उसमें अपने पास दो एक्सपेरिमेंट आते हैं कि लुईस डी ब्रोगली परिकल्पना को आधार मानते हुए दो प्रयोग किए गए थे। उन्हीं दो प्रयोग का नाम है, एक तो है डेविसन जर्मर प्रयोग जो किया गया था अमेरिका में। दूसरा अपने पास जो प्रयोग है वो है अपने पास कौन सा, जीपी थॉमसन प्रयोग जो किया गया था इंग्लैंड में। बट आपके सिलेबस में क्या है, एक ही प्रयोग है जो है आपका डेविसन जर्मर प्रयोग। वैसे तो आपने 12th क्लास में भी हल्का सा इसका बारे में पढ़ रखा है। यदि मैं डेविसन जर्मर की बात करूँ, देखो इसमें क्या है अपने पास, ये जो प्रयोग किया कहाँ पर किया गया था, अमेरिका में। और दूसरा जो प्रयोग है वो क्या है अपना जीपी थॉमसन, क्या नाम है उसका, जीपी थॉमसन प्रयोग। जो जीपी थॉमसन किया गया था कहाँ पर, इंग्लैंड में। कहाँ पर किया गया था, इंग्लैंड में। तो ये दोनों आपको नाम वैसे याद रखो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। वैसे डेविसन जर्मर का याद रखना आपको, क्योंकि ये आपके सिलेबस में है। तो ये प्रयोग था अमेरिका में और ये प्रयोग किया इंग्लैंड में। किसको आधार मानते हुए, लुईस ने जो डी ब्रोगली परिकल्पना दी, यानी मैटर में क्या होता है, कणी और तरंगे प्रकृति उपस्थित होती है, उसके बेस में जो फॉर्मूला दिया था उसका, तो उस फॉर्मूले के बेस में ये क्या निकालता है, उसकी लैम्डा निकालता है। एक उसके सैद्धांतिक बेस पे यानी कंसेप्ट बेस पे यानी निकल क्रिस्टल बेस पे वैल्यू निकालता है। दोनों की सेम आती है। जब वो कहता है कि नहीं, ये लुईस डी की जो परिकल्पना है, जो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है, वो क्या है, सही है, तो वही होती है। अब यदि मैं बात करूँ इसकी, किसकी, डेविसन जर्मर प्रयोग की, तो डेविसन जर्मर प्रयोग क्या होता है वो देखते हैं। तो देखो, यदि मैं डेविसन जर्मर प्रयोग की बात करूँ तो डेविसन जर्मर प्रयोग में होता क्या, वो अपन को देखना है, ठीक है। तो देखो डेविसन जर्मर प्रयोग में क्या होगा, सबसे पहले मैंने इसका इंस्ट्रूमेंट क्या है, आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो आपके सामने बना रखा है। तो ये क्या अपने पास, सबसे पहले क्या, एक इलेक्ट्रॉन गन है। तो ये क्या हो गई अपनी, एक इलेक्ट्रॉन गन हो गई। आप जानते हो अच्छे से कि कोई भी गन होती है वो क्या काम करती है, कोई भी किरण पुंज निकालने का काम करती है या फिर गोली दागने का काम करती है। तो यही अपने पास क्या है, इलेक्ट्रॉन गन है। आप कोई छोटे स्टूडेंट नहीं, थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो, अच्छे से जानते हो। यदि मैं इलेक्ट्रॉन गन की बात करूँ, देखो मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गन बनाई है और इलेक्ट्रॉन गन को मैंने यहाँ पे एक बैटरी से जोड़ा है। बैटरी से जोड़ने का मीनिंग क्या होगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन गन से जो भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो कैसे निकलेंगे, आवेशित पार्टिकल, या अपन कह सकते हैं कि क्या निकलेगा, एक किरण पुंज निकलेगा, किसका, इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन पुंज निकलेगा, वो क्या करेगा, ये बैटरी क्या करेगी, उनको आवेशित या त्वरित करेगा, यानी विभवांतर उसको देगा। यानी जो भी इसमें इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन का किरण पुंज यहाँ से जो निकलेगा वो क्या करेगा, बैटरी से त्वरित होगा या आवेशित होगा या उसको विभवांतर देगा। तो अपन कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन पुंज को विभवांतर या त्वरित करने के लिए क्या लगाई, यहाँ पे बैटरी लगाई है। अब देखो यहाँ पे ये जो किरण पुंज है वो आ रहा है क्रिस्टल पे। क्रिस्टल पे आने का मीनिंग है कि ये जो मैंने टी बना रखा है, ये क्या, एक अपना एक क्रिस्टल है जिसका नाम है कौन सा, निकल क्रिस्टल। और ये क्या, इसका आधार है। तो नीचे एक आधार कोई भी जुड़ा होता है जिससे ये क्रिस्टल क्या है, जुड़ा हुआ, इसका कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। तो ये क्या होगा, जो किरण पुंज था ये कहाँ पे आ गया, अपना क्रिस्टल पे आ गया। क्रिस्टल पे क्या होगा, ये इंसिडेंट होगा। इंसिडेंट होने के बाद क्या होगा, इसका विवर्तन होगा। और विवर्तन होने के बाद ये क्या करेगा, प्रकाश दूसरी दिशाओं में फैलेगा। तो जब ये दूसरी दिशाओं में फैलता है तो फैलने के लिए मैंने यहाँ पे मान लिया कि यहाँ पे जो एंगल बना दिया वो बना दिया फाई। कितना बना दिया, फाई। तो ये क्या अपना, कोई भी फाई क्या है, उसका प्रकीर्णन कोण, यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन पुंज आ रहा था यहाँ पे टकराया, इस क्रिस्टल पे क्या हुआ, इंसिडेंट हुआ। और इंसिडेंट होने के बाद कहाँ गया, वो इसमें गया। अब ये क्या है, यहाँ पे ये एक पैमाना, जो वृत्ताकार पैमाना होता है उस टाइप से लगा हुआ, और उसमें लगा हुआ है क्या, क्या लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन संसूचक यानी डिटेक्टर। क्या लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन संसूचक। ये लगा हुआ अपना इलेक्ट्रॉन संसूचक, या जिसे कहते हैं अपन डिटेक्टर। तो इसको मैंने कहाँ से जोड़ रखा है, गैल्वेनोमीटर से, ताकि अपन को पता लगे कि कितना इलेक्ट्रॉन पुंज यहाँ पे आया है। गैल्वेनोमीटर क्या बताएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट करेगा, डिटेक्ट करके ये क्या बताएगा, उसको करंट बताएगा कि इतनी करंट यहाँ पे आई है। तो ये क्या बताएगा अपन को, इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट करके बता सकता है। तो इसमें प्रोसेस क्या है, कोई भी किरण पुंज आएगा, निकल क्रिस्टल पे आपतित होगा, आपतित होने के बाद उसका क्या होगा, विवर्तन होगा। विवर्तन होने के बाद क्या होगा, ये अलग अलग दिशाओं में फैलेगा। तो जरूरी नहीं कि ये फाई हमेशा एक ही एंगल पे हो सकता है, क्योंकि विवर्तन हो रहा है, विवर्तन हो रहा है यानी एक ही प्रकाश विभिन्न दिशाओं में फैल रहा है, अलग अलग दिशाओं में फैल रहा है। हो सकता है वो 25 पे भी जाएगा, 30 पे भी जाएगा, 35 पे भी जाएगा, 50 पे भी जाएगा, 100 पर भी जाएगा। तो उसको मैं क्या करता हूँ, ये जो इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर है इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इस वृत्ताकार पैमाने पे घुमा सकता हूँ। तो घुमाने का मीनिंग है कि पहले इसको यहाँ पे डिटेक्ट करेंगे, हो सकता है फिर आप इसको यहाँ पे डिटेक्ट करो, फिर हो सकता है आप यहाँ से डिटेक्ट करो। तो आप बता सकते हो कि
उसने क्या किया, जो डेविसन जर्मर प्रयोग था उसने क्या किया था कि जो ये 5 डिग्री है, 5 डिग्री को अलग अलग कंसेप्ट लेते हुए उसने क्या बनाए थे, कुछ कंसेप्ट या कुछ ग्राफ बनाए थे। उसी ग्राफ के बेस पे उसने क्या बताया था, लैम्डा बताया था। तो डेविसन जर्मर प्रयोग ने डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस को काम में लेते हुए क्या बताया, उसका लैम्डा बताया। तो सबसे पहले तो मैं आपको कुछ लिखा देता हूँ पहले तो, ठीक है, फिर आप इसका डायग्राम बना दीजिएगा। तो पहले तो लिखिए, इसमें टॉपिक लगाइए डेविसन जर्मर प्रयोग और उसमें लिखिए कि डी ब्रोगली की द्रव्य तरंग परिकल्पना का, डी ब्रोगली की द्रव्य तरंग परिकल्पना का, डी ब्रोगली की द्रव्य तरंग परिकल्पना का 1927 में, डी ब्रोगली की द्रव्य तरंग परिकल्पना का 1927 में डेविसन एवं जर्मर ने अमेरिका में डी ब्रोगली की द्रव्य तरंग परिकल्पना का 1927 में डेविसन एवं जर्मर ने अमेरिका में, डेविसन एवं जर्मर ने अमेरिका में तथा जीपी थॉमसन ने इंग्लैंड में इसका प्रायोगिक सत्यापन किया। डेविसन जर्मर प्रयोग में एक इलेक्ट्रॉन गन होती है, डेविसन जर्मर प्रयोग में एक इलेक्ट्रॉन गन होती है जो टंगस्टन तंतु की बनी होती है, टंगस्टन बोर्ड पे लिख रखा है। डेविसन जर्मर प्रयोग में एक इलेक्ट्रॉन गन होती है जो टंगस्टन तंतु की बनी होती है। इस इलेक्ट्रॉन गन से निकले इलेक्ट्रॉनों को V वोल्ट विभवांतर से, इलेक्ट्रॉनों को V वोल्ट विभवांतर से इस इलेक्ट्रॉन गन से निकले इलेक्ट्रॉनों को V वोल्ट विभवांतर से त्वरित कराया जाता है, V वोल्ट विभवांतर से त्वरित कराया जाता है। इस त्वरित इलेक्ट्रॉन पुंज को निक्कल क्रिस्टल पर आपतित कराते हैं। इस त्वरित इलेक्ट्रॉन पुंज को निक्कल क्रिस्टल पर आपतित कराते हैं। निक्कल क्रिस्टल पर आपतित कराते हैं। निक्कल क्रिस्टल के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का सभी दिशाओं में प्रकीर्णन होता है। निक्कल क्रिस्टल के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का सभी दिशाओं में प्रकीर्णन होता है। प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन पुंज की तीव्रता को 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 इलेक्ट्रॉन संसूचक द्वारा मापा जाता है। इलेक्ट्रॉन संसूचक द्वारा मापा जाता है। इलेक्ट्रॉन संसूचक द्वारा मापा जाता है, यानी डिटेक्टर द्वारा। इलेक्ट्रॉन संसूचक द्वारा मापा जाता है। संसूचक को वृत्ताकार रूप में घुमाकर संसूचक को वृत्ताकार रूप में घुमाकर
यानी डिटेक्टर को क्या कर सकते हैं अपन, घुमा भी सकते हैं। संसूचक को वृत्ताकार रूप में घुमाकर अन्य किसी कोण पर भी प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन की तीव्रता का मापन किया जा सकता है। संसूचक को वृत्ताकार रूप में घुमाकर अन्य किसी कोण पर भी प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन की तीव्रता का मापन किया जा सकता है। अब जल्दी से आपको 2 मिनट देता हूँ, 2 मिनट में आपको ये डायग्राम बनाना है, तो जल्दी से बनाइए। देखो ये इलेक्ट्रॉन गन है, ये निकल क्रिस्टल है, ये इसका आधार है, ये इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर है और ये गैल्वेनोमीटर है, और ये क्या है आपका वृत्ताकार पैमाना है। जल्दी से बना लीजिए। तो आपको पढ़ने में सही लग रहा है ऐप के माध्यम से? कोई भी डाउट है, आप कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, कुछ भी करके कैसे भी मैसेज करके आप पूछ सकते हो। बाकी आपकी लाइव क्लास होगी, उसमें भी आप डाउट क्लियर कर सकते हो। तो समझ में तो आ गया ना आपको, या रिपीट करो वापस? इलेक्ट्रॉन गन होती है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन किरण का पुंज निकलता है, कहाँ पर जाता है? निकल क्रिस्टल पर जाता है। निकल क्रिस्टल पर आपतित होने के बाद कहाँ जाता है? वो इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर में जाता है। इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर से अपन क्या करते हैं, यहाँ से गैल्वेनोमीटर से इसका मापन करते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहे हैं, और ये जो प्रकीर्णन कोण है वो क्या, अपन अलग अलग दिशा में इसकी तीव्रता का मापन करते हैं। तो इसको अपन घुमा भी सकते हैं आगे पीछे, जहाँ भी आप घुमाना चाहो। तो ये क्या हो जाएगा अपना डेविसन जर्मर प्रयोग हो जाएगा। तो एक बार मैं आपको रिपीट करके बताऊँ क्या जो मैंने बोला है वो वापस? कोई दिक्कत तो है नहीं? चलो इसमें लिखिए। चलो इसमें लिखना नहीं है, अब ये डायग्राम बना दिया हो तो मैं कुछ और बताता हूँ आपको, इसके आगे चलते हैं। तो डेविसन जर्मर ने क्या किया, अलग अलग वोल्टेज लेते हुए अलग अलग उसने क्या बनाए, कुछ ग्राफ बनाए। तो वो ग्राफ भी अपन बनाते हैं, ठीक है। तो उस ग्राफ में क्या क्या होता है वो चीज़ देखते हैं कि क्या क्या उसको एक्सपेरिमेंट में दिखाई देता है। देखो उसने 4-5 ग्राफ बनाए थे, तो मैं कितने 4-5 बना देता हूँ। सबसे पहले उसने बनाया था कितना, 44 वोल्ट का, जिसमें उसने इस टाइप का ग्राफ बनाया था, ठीक है। ये मान लिया कि क्या इसमें अपना आपतित पुंज है, इंसिडेंट वेव, आपतित पुंज मान लो, और ये क्या मान लो यहाँ पे लक्ष्य मान लो, ठीक है। एक तो था 44 का, फिर था अपने पास 48 का, कितना 48 का, तो इसमें क्या हुआ, हल्का सा उभर आया, ठीक है। उसके बाद था अपने पास 54 का, और ये जो आपका इम्पोर्टेंट ग्राफ माना जाता है वो कौन सा है, 54 का, क्योंकि जो उभार सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है वो किस में मिलता है, इसमें मिलता है।
ये हो गया 56 वोल्ट का। उसके बाद और क्या होगा, देखो 44 पे देखना, जब अपन ने उभार देखने लगे यानी जो मैक्सिमम न्यूनतम कुछ ग्राफ बने थे तो उसमें जब देखने लगे तो देखो स्टार्टिंग जो ये जो उभार देखने स्टार्ट हुए वो हुए थे अपने के 44 वोल्ट पे स्टार्ट हुए थे, 48 पर हुए, फिर क्या हुए 56 पर हुए। तो ऐसे ऐसे क्या करते गए, ये बढ़ते गए। ठीक है, तो ये क्या हुआ, देखो 44, 48, 56 ये सब क्या हुए थे, इनके उभार हुए थे। तो इसको मैं कह सकता हूँ कि इसमें अब और आगे भी बना सकते हैं, कितने 66 और 68 भी। एक मैं यहाँ बना लेता हूँ। ठीक है, तो अब 56 पे क्या आया, उसने देखो जो ग्राफ में कंसिडर किया, वो ग्राफ में क्या कंसिडर किया, देखो इस टाइप के जो ग्राफ आए थे। तो यदि मैं बात करूं, देखो यहाँ पे अपना जो एंगल आया था वो कितना आया था, 50 डिग्री। कितना आया था, 50 डिग्री। देखो अब यदि मैं बात करूं किसकी, इसके एक्सपेरिमेंट के बाद की, तो एक्सपेरिमेंट के बाद क्या किया, डेविसन जर्मन ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, उसी एक्सपेरिमेंट के बेस पे क्या बनाया, इसने एक ग्राफ बनाए। तो देखो ग्राफ में क्या किया, सबसे पहले इसने 44 वोल्ट पे ग्राफ बनाया, फिर 48 पे बनाया, फिर 54 पे बनाया, फिर 64 और फिर 68। तो जैसे इसने स्टार्ट किया तो ग्राफ बनाना, तो देखो इसमें देखो क्या आया, 44 वोल्ट की बात करें तो इसमें क्या हुआ, 44 वोल्ट पे जब देखा तो उभार दिखना स्टार्ट हुआ, यानी कुछ मैक्सिमा और कुछ मिनिमा दिखना अपन को स्टार्ट हुआ। तो इस टाइप से क्या आया, यहाँ पे उभार आया। 48 पे चले तो थोड़ा और उभार आया, जब उसने वोल्टेज 44 से क्या किया, 48 किया, और कुछ चेंज देखने को मिला। तो क्या मिला, यहाँ पे एक उभार मिला। यदि और बढ़ते हैं वो 54 पे क्या मिला अपन को, एक अलग से ग्राफ मिला, यानी उभार क्या था, उसका मैक्सिमम था, यानी अधिकतम उभार होने के कारण इसको क्या किया गया, 56 वोल्ट, और इसका जो एंगल माना गया वो कितना था, 50 डिग्री एंगल। बाकी इससे और वोल्टेज बढ़ाते तो अब 56 से जब आगे बढ़ते तो वो क्या करता है, उभार कम कर देता है, यानी उभार कम होने लगते हैं। यानी यहाँ से स्टार्ट हुए थे, धीरे धीरे यहाँ तक आए, 56 पे उसका उभार मैक्सिमम मिला, फिर क्या हुआ, वापस वो न्यूनतम की ओर बढ़ गया, यानी कम होने लग गया, यहाँ पे कम हो गया, और 68 पे आके वापस क्या हो गया, समाप्त जैसा हो गया। तो अपन कह सकते हैं कि जो अपने पास जो लैम्डा निकाला वो इसने किसका निकाला है, इसका निकाला। इसका क्यों निकाला, क्योंकि इसका उभार क्या आया था, अपना मैक्सिमम आया। तो मैक्सिमम के लिए अपन ने उभार निकालने के लिए क्या किया, उसने वही डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस काम में ली। तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या कहता है कि लैम्डा इज इक्वल टू, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस कहता है कि जो लैम्डा इज इक्वल टू होता है वो एच नहीं, सीधा आवेशित पार्टिकल की बात कर रहा है, क्योंकि क्या जा रहा है, इलेक्ट्रॉन आपतित किरण पुंज जा रहे हैं। तो अपन जानते हैं कि वो क्या होता है, 12.27 अपॉन में v, और साथ में क्या आता है, एंगस्ट्रॉम। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 12.27 v की जगह क्या आ जाएगा, 56 वोल्ट। तो ये 56 वोल्ट, और ये क्या आ जाएगा यहाँ पे एंगस्ट्रॉम। तो जब इसको करोगे तो ये लगभग आएगा 1.67 एंगस्ट्रॉम। तो एक तो इसने ये किया कि इस प्रैक्टिकल बेस पे निकाला। तो इसने जो प्रैक्टिकल बेस पे निकाला, ये तो क्या निकाला कि इसमें 56 वोल्ट पे जो अधिकतम उभार आया उसका एंगल कितना लिया, 50 डिग्री। तो यहाँ पे जो वोल्टेज रख के वैल्यू निकाली वो कितनी निकाली, 1.61 एंगस्ट्रॉम निकाली। अब ये निकालेगा एक थ्योरेटिकल बेस पे, तो वो भी अपन करेंगे। तो उस दोनों की वैल्यू लगभग क्या आती है, समान आती है, जब वो मानता है कि डेविसन जर्मर प्रयोग क्या है, एकदम करेक्ट है। और ये किसका पालन करता है, प्लांक की अवधारणा का, सॉरी इसके लुईस डी ब्रोगली का कंसेप्ट का पालन करता है। तो इसमें लिख लीजिए, पहले लिखिए, इलेक्ट्रॉन संसूचक को अलग अलग प्रकीर्णन कोणों, इलेक्ट्रॉन संसूचक को अलग अलग प्रकीर्णन कोणों फाई पर, इलेक्ट्रॉन संसूचक को अलग अलग प्रकीर्णन कोण फाई पर प्रकीर्णित पुंज की तीव्रता का, इलेक्ट्रॉन संसूचक को अलग अलग प्रकीर्णन कोण फाई पर प्रकीर्णित पुंज की तीव्रता का विभिन्न त्वरक वोल्टाव v के साथ अध्ययन किया जाता है। विभिन्न त्वरक वोल्टाव v के साथ अध्ययन किया जाता है। अलग अलग कोणों पर तीव्रता के मान
अलग अलग कोणों पर तीव्रता के मान न्यूनतम व अधिकतम प्राप्त होते हैं। अलग अलग कोणों के मान न्यूनतम व अलग अलग कोणों पर तीव्रता के मान अधिकतम व न्यूनतम प्राप्त होते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा पर निर्भर करता है। जो कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा पर निर्भर करता है। तो अभी आप क्या करना है, आपको ये पांचों ग्राफ बनाने, तो ये पांचों ग्राफ बना दीजिए पहले। केवल पांचों ग्राफ बनाने हैं, फिर कुछ लिखना है, ठीक है, इसके बारे में, ग्राफ के बारे में। तो बनाइए जल्दी से ग्राफ। पांचों ग्राफ बनाने। बना दिए। फिर लिखिए इसमें ग्राफों के बारे में थोड़ा बहुत लिख दीजिए कि वक्र से स्पष्ट है कि लगभग 44 वोल्ट से वक्र में वक्र से स्पष्ट है कि लगभग 44 वोल्ट से वक्र में एक उभार दिखने लगता है। वक्र से स्पष्ट है कि लगभग 44 वोल्ट से वक्र में एक उभार दिखने लगता है और वोल्टता बढ़ने के साथ साथ उभार भी बढ़ता है। वोल्टता बढ़ने के साथ साथ उभार भी बढ़ता है। वोल्टता बढ़ने के साथ साथ उभार भी बढ़ता है। 56 वोल्ट पर उभार अधिकतम हो जाता है। 54 वोल्ट पर उभार अधिकतम हो जाता है। 54 वोल्ट पर उभार अधिकतम हो जाता है। और 56 वोल्ट पर इसका प्रकीर्णन कोण 50 डिग्री होता है। 56 वोल्ट पर इसका प्रकीर्णन कोण 50 डिग्री होता है, 50 डिग्री होता है। इससे अधिक वोल्टता पर उभार कम होने लगता है। इससे अधिक वोल्टता पर उभार कम होने लगता है। इससे अधिक वोल्टता पर उभार कम होने लगता है और 68 वोल्ट पर उभार समाप्त हो जाता है। और 68 वोल्टता पर उभार समाप्त हो जाता है। और 68 वोल्टता पर उभार लगभग समाप्त हो जाता है। तो डी ब्रोगली परिकल्पना से इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रोगली परिकल्पना से इलेक्ट्रॉन के लिए
अब ये लिख दो, ये फॉर्मूला आपको पता है, कहीं पे आपको 12.26 भी मिल सकता है, कहीं पे 12.27 भी मिल सकता है, पर एग्रीगेट 27 वाला सही है। ठीक है, हो सकता है कुछ पॉइंट का डिफरेंस आ जाए। तो लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 अपन में अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉन, और वैल्यू रखी किसकी, वोल्टेज की, तो यहाँ पे क्या देगा ये 1.67 एंगस्ट्रॉन देगा। तो ये लिख दीजिए। लिख दिया। अब अपन को क्या करना है, इसके थ्योरेटिकल बेस पे काम करना है। तो देखो थ्योरेटिकल बेस पे लिखना है, तो वो कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो क्या मैंने क्या मान लिया, ये तो मान लिया मैंने यहाँ पे आपतित किरण पुंज। ठीक है, यहाँ से ये कहा जा रहा है, वापस अलग दिशा में जा रहा है, ये तो क्या हो गया, ये प्रकीर्णित पुंज। अब देखो इसमें यदि एंगल की बात करते हैं तो एंगल का क्या होगा, ये तो मैं हटा दूं यहाँ से, ये भी आपको डायग्राम बनाना है। ये किस बेस पे ले रहा है, ये ले रहा है अपना थ्योरी के बेस पे। तो थ्योरी के बेस पे कैसे ले रहा है वो देखना है अपन को। तो देखो ये वाले जो अपन ने किया, तो ये तो क्या किया, आपतित किरण पुंज, और ये जो दूरी दे रखी है, यानी ये मान लो कि ये डी है, ये क्या है, जो क्रिस्टल में क्रिस्टल तल होते हैं उसमें अंतर परमाणविक दूरी, जब आपको सॉलिड पढ़ाऊंगा तो बच्चे से बताऊंगा, क्रिस्टल में कोई भी एक प्लेन, एक तल होता है, फिर दूसरा तल होता है, फिर तीसरा तल होता है, तो उनके बीच की जो दूरी होती है वही क्या है, अपनी अंतर परमाणविक दूरी, जिसे बोलते हैं डी। ठीक है, तो ये क्या है, अपना डी है। यहाँ पे आपतित किरण पुंज आ रहा है, तो आपतित किरण पुंज देखो ये कहाँ पे आएगा, ये आएगा एक बार के लिए यहाँ पे, ये कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। यानी ये शायद डायग्राम आपको सही नहीं लग रहा क्या, वापस बनाए देखो आपके सामने बनाता हूँ, वो साइड थोड़ा साइड में भी लग रहा है आपको। ये क्या उनके क्रिस्टल के तल है, ये इसका फर्स्ट प्लेन है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अपन ने कोई भी ये लाइनें बना दी, ये इसके तल की। ठीक है, अब मैंने क्या माना, यहाँ पे कोई भी इंसिडेंट हो रहा है अपना वेव, ठीक है, ये हो जाएगा, ये इसके सेंटर पॉइंट है, यानी यदि मैं इसका तल मानूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये, तो ये कितना होगा अपना 5/2, और ये कितना होगा 5/2, और जो ये होगा ये कितना होगा अपना, ये थीटा कितना होगा, ये थीटा और ये थीटा। ये तो क्या है अपना आपतित इलेक्ट्रॉन पुंज है, और ये कौन सा है, प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन पुंज है। ठीक है, और जो अंतर परमाणविक दूरी है वो कौन सी है अपने पास, अंतर परमाणविक दूरी ये वाली, यानी दो पॉइंटों के बीच की दूरी ये वाली डी है। ठीक है, तो ये वैसे सॉलिड में भी अच्छे से आएगा। तो ये क्या है अपना, एक सॉलिड की जो क्रिस्टल लिया था, क्रिस्टल पे क्या हो रहा है, तल होते हैं अलग अलग, उसके ऊपर ही क्या हो रहा है अपना प्रकाश इंसिडेंट हो रहा है। तो ये मैंने क्या कर दिया, क्रिस्टल के तल पर प्रकाश इंसिडेंट करवाया, तो वहाँ पे जो आपतित और प्रकीर्णित है उसके बीच कितना एंगल बन रहा है, 5/2 और 5/2 इसके सेंटर पॉइंट से। ठीक है, और जो इन दोनों के बीच जो ये नीचे वाले तल से बना रहा है वो थीटा बना रहा है, और ये थीटा बना रहा है। अब यदि मैं इसका रिलेशन लिखना चाहूँ, अपन को ये निकालना है एक बार के लिए 2 थीटा, तो ये 2 थीटा कैसे निकालेंगे बताओ। मैं यहाँ पे लिख लूँ कि निकल क्रिस्टल के लिए, निकल क्रिस्टल के लिए से विवर्तन की ज्यामिति से
तो बताओ ये क्या हो सकता है, निकल क्रिस्टल है, तो निकल क्रिस्टल की विवर्तन की ज्यामिति से निकल क्रिस्टल पे कोई भी इंसिडेंट हो रही है, वहाँ से उसका विवर्तन हो रहा है, अलग अलग दिशाओं में फैल रहा है। तो निकल क्रिस्टल की बात करें तो इसका जी ये 2 थीटा निकालना है, तो ये 2 थीटा कितना होगा बताइए। देखो 2 थीटा, एक तो थीटा ये, एक थीटा ये, 2 थीटा तो ये हो गया, ये अपन को 2 थीटा निकालना है, तो इसके लिए क्या करूँ, देखो ये वाला कंप्लीट इस लाइन से कितना होगा, अगर ये मैं ये मानूँ ये कंप्लीट किया है अपना पाई है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ पाई। अब पाई में से अपन ये लेस करूँ मैं, यानी ये 5/2 और 5/2 लेस करूँ, तो ये 5/2 और 5/2 कितना हो जाएगा 5, यानी ये टोटल कितना अपना 5। तो मैं क्या करूँ 180, ये वाला था एक लाइन पे एंगल 180 का होता है, तो ये 180 में से क्या करूँ 5 लेस कर दूँ, तो ये क्या आ जाएगा पाई माइनस का 5। तो ये अपनी क्या आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो एक तो ये हो जाएगा। फिर मैं लिखता हूँ कि क्रिस्टल के लिए अंतर परमाणविक दूरी, तो क्रिस्टल के लिए अंतर परमाणविक दूरी क्या है यहाँ पे अपन की कैपिटल डी है। क्रिस्टल के लिए अंतर परमाणविक दूरी ये लगभग आएगी 1.25 एंगस्ट्रॉन, 2.15 एंगस्ट्रॉन। अंतर परमाणविक दूरी दी 2.15 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, ये क्या है कि जो अपने पास अलग अलग क्रिस्टल की अंतर परमाणविक दूरी अलग अलग होती है, फिक्स होती है, तो वही चीज़ है यहाँ पे निकल क्रिस्टल की बात कर रहे थे, निकल क्रिस्टल के लिए कितनी होगी 2.15 एंगस्ट्रॉन होगी। अब अपन बात करते हैं कि क्रिस्टल समतलों के मध्य दूरी, तो इसका एक फॉर्मूला आता है जिसे लिखते हैं अपन स्मॉल डी से, कि ये कितना होता है, जो स्मॉल डी होता है वो होता है साइन डी साइन 5/2, कितना डी साइन 5/2। ठीक है, अब अपन जानते हैं कि अपन ने जो फाई लिया है, जो 56 वोल्ट के लिए केस लिया है, यानी फाई कितना आना चाहिए 50, तो अपना यहाँ फाई तो कितना हो जाएगा अपना 50, तो ये फाई तो कितना हो जाएगा 50। ठीक है, अब यदि मैं बात करूँ डी की, तो देखो डी कितना है अपने पास, ये डी निकालना है। ठीक है, तो ये डी हो जाएगा अपना डी कितना है 2.15, यानी 2.15 इंटू साइन 50/2, यानी कितना हो जाएगा साइन 25, और साइन 25 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, तो देखो डी आएगा अपना साइन 25 की मैं वैल्यू आपको बता देता हूँ, लगभग होती है साइन 25 की वैल्यू, देखो लिखी हुई तो नहीं है, इसको तो वैसे टेबल से या कैलकुलेटर से निकालना पड़ेगा, तो मैं आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन बता देता हूँ। इसका लगभग जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा 0.91 एंगस्ट्रॉन। एक बार कैलकुलेटर से आप निकाल लेना कि साइन 25 की वैल्यू का मल्टीप्लाई करना 2.15 एंगस्ट्रॉन से, तो ये जो रिजल्ट आएगा किस में आएगा अपना एंगस्ट्रॉन में आएगा। तो D इक्वल टू कितना आएगा 0.91 एंगस्ट्रॉन। अब मैं क्या करता हूँ, अब आप ब्रैग का विवर्तन समीकरण जानते हो क्या, ब्रैग विवर्तन समीकरण क्या होता है, 2d sin थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा, 2d sin थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा। ठीक है, तो देखो 2 ऐसे कैसे आ जाएगा, d कितना आएगा 0.91 एंगस्ट्रॉन की जगह 10⁻⁻10 आ जाएगा, साथ में कितना आ जाएगा अपना, सॉरी अब लेमडा निकालेंगे तो उसको अपन एंगस्ट्रॉन में निकाल देते हैं, तो 0.91 एंगस्ट्रॉन ही रख लो इसको। ठीक है, और ये साइन थीटा की बात कर रहे थे, देखो साइन थीटा की बात कर रहा है, तो यहाँ पे अपना फाई तो कितना आ रहा है 25 आ रहा है, तो अपन को निकालना क्या है थीटा, तो ये कैसे होगा अपना, देखो ये वाला होगा अपने पास, ऐसा कोई भी रिलेशन बनता है, यानी यहाँ पे ये कितना बना रहा है 25 बना रहा है, मान लिया कि ये 25 बना रहा है, तो ये अपना जो थीटा होगा वो कितना होगा, ये होगा, तो 90 माइनस से 25 क्या करना है लेस करना है, तो लगभग आएगा साइन 65 के समथिंग, कितना आएगा साइन 65, तो ये आ जाएगा अपने पास इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू 1 होगा, कुछ नहीं है तो और लेमडा, तो इसको भी जब आप सॉल्व आउट करोगे तो इसका आएगा लगभग 1.65 के एंगस्ट्रॉम, कितना आएगा 1.65 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अपना इसका लेमडा, तो देखो एक तो अपन ने निकाला 12.27 अपॉन में √20 से, तो उसका भी आया था 1.67, इसका कितना आया 1.65 एंगस्ट्रॉम, दोनों की वैल्यू क्या है लगभग समान है। तो इसी तरह से वो कहता है कि ये जो प्रयोग है वो क्या है डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस को फॉलो करता है, उससे रिजल्ट में कोई भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा, इसका मतलब वो क्या कह रहे हैं कि इसमें कणीय प्रकृति हो सकती है, द्वैत प्रकृति हो सकती है, और जो डी ब्रॉगली का फॉर्मूला था D इक्वल टू लेमडा बाय एच भी उसको फॉलो कर रहा है, यानी उससे और इससे क्या आ रही है वैल्यू सेम आ रही है। तो ये लिख दीजिए जो मैंने लिखा है, पहले डायग्राम बना दीजिए, फिर ये लिखिए और फिर ये लिखिए।
ये थीटा तो कैसे निकल रहा है ये तो पता लग गया। ये थीटा आप ऐसे नहीं निकालो तो सीधा सा यहाँ से भी निकाल सकते हो। ये अपन ने जो रिलेशन लिखा है 2 थीटा इक्वल टू पाई माइनस फाई, फाई कितना है अपने पास 50 है, तो यहाँ पे पाई माइनस 50 यानी 180 माइनस 50 करोगे तो कितना आएगा 130 आएगा, और 130 में 2 का डिवाइड जाएगा तो कितना आएगा 65 आएगा। तो थीटा यहाँ लिख सकते हो साइन 65। ठीक है, हो सकता है कुछ वैल्यू में प्लस पॉइंट का डिफरेंस आएगा तो आएगा, बाकी कुछ नहीं आएगा। और ये आपका सॉलिड का है तो इसको मैं वहाँ भी आपको अच्छे से पढ़ाऊँगा, तो लिख दीजिए जल्दी से इसे। देखो आपका ये एक चैप्टर क्या हो रहा है आज यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। फर्स्ट यूनिट में आपके लगभग 3 पोर्शन में यूनिट बटी हुई है, तो ये उसका फर्स्ट चैप्टर लगभग कंप्लीट हो रहा है। सेकंड चैप्टर आएगा आपका जिसमें हाइजेनबर्ग सिद्धांत, अनिश्चितता का सिद्धांत और कुछ ऑपरेटर आएंगे, कुछ संकारक आएंगे, उसकी बात करेंगे। देखो क्वांटम ऐसे सब्जेक्ट है, यदि आप पढ़ लोगे अच्छे से तो अच्छे समझ में आ गई तब तो आपके लिए बहुत इजी है, और किसी ने लोड लेके पढ़ी तो उसके लिए तो बहुत हार्ड है। लिख दिया, इसमें लास्ट में लिख दीजिए इस प्रकार इलेक्ट्रॉन के लिए, नहीं लिखा क्या? चलो लिखो, जल्दी लिखो। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन के लिए द्रव्य तरंग की तरंगदैर्ध्य का मान, इस प्रकार इलेक्ट्रॉन के लिए द्रव्य तरंग की तरंगदैर्ध्य का मान, द्रव्य यानी मैटर, द्रव्य तरंग की तरंगदैर्ध्य का मान प्रायोगिक रूप से तथा इस प्रकार इलेक्ट्रॉन के लिए, इस प्रकार इलेक्ट्रॉन के लिए द्रव्य तरंग की तरंगदैर्ध्य का मान प्रायोगिक रूप से तथा सैद्धांतिक रूप से लगभग, इस प्रकार इलेक्ट्रॉन के लिए द्रव्य तरंग की तरंगदैर्ध्य का मान प्रायोगिक रूप से तथा सैद्धांतिक रूप से लगभग एक समान आता है, लगभग एक समान आता है। इलेक्ट्रॉन के लिए द्रव्य तरंग की तरंगदैर्ध्य का मान प्रायोगिक रूप से तथा सैद्धांतिक रूप से लगभग एक समान आता है, जो द ब्रॉगली परिकल्पना के सत्यता की पुष्टि करता है, जो द ब्रॉगली परिकल्पना के सत्यता की पुष्टि करता है, जो द ब्रॉगली परिकल्पना की सत्यता की पुष्टि करता है। तो देखो मैं एक बार आपको उसके चैप्टर के जो टॉपिक है आपको पढ़ के बता देता हूँ, तो आपको भी पता लग जाएगा कि फर्स्ट चैप्टर उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है, कोई भी टॉपिक रहना नहीं चाहिए। देखो फर्स्ट टॉपिक था आपका डिफ़िकल्टीज ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स टू एक्सप्लेन। तो फर्स्ट टॉपिक अपन ने पढ़ा है कि कहाँ पर क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हुई थी और कहाँ पे क्वांटम का उद्गम हुआ था। फिर अपने पास है द ब्लैक बॉडी इमिशन स्पेक्ट्रम, ये भी पढ़ा है, जो ब्लैक बॉडी ऊर्जा वितरण वक्र, कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र था, उस ग्राफ के बारे में मैं सब कुछ बता चुका हूँ। फिर स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स, तो स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स तो क्या सॉलिड से रिलेटेड है, तो ये आपको क्वांटम में आएगी, ठीक है, तो वो वैसे इसमें आता भी नहीं है। और फिर अपने पास प्लांक क्वांटा कंसेप्ट एंड रेडिएशन लो, तो प्लांक क्वांटा कंसेप्ट आपको अच्छे से पढ़ा चुका हूँ, लो भी पढ़ा चुका हूँ।
फिर आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वो भी मैं बता चुका हूँ, और आइंस्टीन का एक्सप्लेनेशन भी बता चुका हूँ कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, इसका आइंस्टीन की समीकरण क्या आई थी, आइंस्टीन ने क्या बताया था वो भी बता चुका हूँ। फिर था अपने पास कॉम्पटन इफेक्ट, तो वो मैंने बता दिया। फिर था डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, वो भी बता दिया। फिर उसके पास था डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, तो ये भी मैंने आपको बता दिया। तो ये सब होने के बाद आपके पास इसके जो सेकंड चैप्टर आएगा उसमें क्या आएगा आपके पास, उसमें कुछ 2-3 डेरिवेशन है और 1-2 क्या है अपने पास ऑपरेटर है या हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत है, तो उसको अपन देखेंगे। ठीक है, तो आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ। इसकी लाइव क्लास, जो ये फर्स्ट चैप्टर पूरा हुआ है, इसकी 1 या 2 दिन में लाइव क्लास होगी, आपके पास मैसेज पहुंच जाएगा। लाइव क्लास कब होनी है उसकी कोई भी डाउट हो आप लाइव क्लास में पूछ सकते हो। उसके जो न्यूमेरिकल है, जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, वो सब करेंगे। तो इसलिए आप तैयार रहना, इस चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिएगा 1 या 2 दिन में, और लाइव क्लास के लिए तैयार रहिएगा। हो सकता है आपका टेस्ट भी हो जाए ऑनलाइन ही। ठीक है, आप सभी को धन्यवाद।